वक्फ बिल पास हो गया है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। पर एक बड़ा सवाल है, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या ये लागू होगा? क्योंकि भारत इतना सरल नहीं है। भारत में पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद उदाहरण है जब लॉ लागू नहीं हो पाता। हाल ही में आपको पता है सीए एक्ट आया था, किस तरह उसके ऊपर भ्रम फैलाया गया। उस भ्रम के बाद 2-3 स्ट्रेटजीज लगती हैं जिससे आप लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, कई साल तक रोक देते हैं और कई बारी तो विड्रॉ भी करना पड़ जाता है। तो 2 और स्टेजेस पास होनी है इस लॉ के पास होने के बाद। पहली स्टेज इलीगल, दूसरी लीगल। पर भारत में दोनों ही पार करनी पड़ेंगी सरकार को लागू करने के लिए। इलीगल क्या होती है? इलीगल होती है स्ट्रीट वीटो की। जो सीए के बाद शाहीन बाग हुआ, उसके बाद वायलेंस हुआ, दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, कई लोगों की जान गई। कई बारी ये सक्सेसफुल भी हो जाती है। कितने साल लग गए सीए के रूल्स को नोटिफाई होने में, उनको लागू होने में। क्या वक्फ के ऊपर ये होगा? उस पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। दूसरी है लीगल स्टेज, के ये केस चैलेंज होता है, लॉ चैलेंज होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, एक के बाद एक लोगों ने पिटीशन डाल दी। जैसे अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के एमएलए, उनके ऊपर कई केसेस खुद भी चल रहे हैं, पर उन्होंने ये केस डाला है और कहते हैं आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होता है इससे। उसके बाद मोहम्मद जावेद हैं, कांग्रेस एमपी हैं, उन्होंने डाला है। मिस्टर ओवैसी, उन्होंने भी डाला है। उनकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जहां पे वो बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये वीडियो बिल पास होने के बाद की है, पर मुझे नहीं लगता ये उसके बाद की है। ये एक पुरानी वीडियो हो सकती है जब जेपीसी की मीटिंग्स चल रही थी, या कोई और समय की हो सकती है। क्योंकि इस एक्ट से हर वो व्यक्ति जो सोचता था कि एक वीटो चलता है और वक्फ एक्ट सिर्फ और तकड़ा और तकड़ा और तकड़ा होगा कि जो लोग इसके थ्रू पावर इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, उनका नुकसान हुआ है। तो मिस्टर ओवैसी कभी भी इस लॉ के समर्थन में नहीं हो सकते। ये आपको समझनी चाहिए। हाँ, वीडियो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मस्ती के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। एनजीओज भी जा चुके हैं कोर्ट के अंदर। जाना उनका भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारत में मैंने बोला एक एनजीओ स्टेज भी आती है। हर दूसरे केस में कोई ना कोई एनजीओ उठ के पहुंच जाता है। तो 2 अलग अलग स्टेज। मैंने एक ट्वीट किया, वो बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने देखा, जहां मैंने पूछा कि ये जो पूरा बिल है अमित शाह ने पर्सनली लीड किया, कोई डाउट नहीं है उनकी स्टैमिना की, उनकी प्रिपरेशन की, हर बात का वो किस तरह तर्क के साथ जवाब देते हैं। 14 घंटे नॉन स्टॉप, रात को 2-3 बजे तक लगे रहे और हर व्यक्ति का जवाब फ्रंट फुट पे आके खुद दिया जाए। वो दिग्विजय सिंह हो, जिनको याद करवाया कि आप किस तरह 26/11 को भी व्हाइट वॉश करके आरएसएस के सर पे डालना चाहते थे, जबकि वो पाकिस्तान के द्वारा हमला था जिसके अंदर वो पकड़ा गया का अजमल कसा। नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये 26/11 आरएसएस की साजिश प्रूव ही कर देते। पर उससे लेके हर व्यक्ति का खे योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे जब अखिलेश यादव ने टिप्पणी करनी चाहिए उसका जवाब। तो ऑमनीबस, हर ऑमनीबस माने हर एंगल को कवर करते हुए वक्फ एक्ट भी और पॉलिटिकल जो टैक्स है उसको भी कवर करते हुए उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने ये ट्वीट जब पूछा था कि ऐसा क्या हुआ कि इस बारी जो हुआ सीए के बाद वो नहीं हुआ, क्योंकि कोई वायलेंस नहीं हुई है, कोई स्ट्रीट वीटो नहीं चला है। और दिल्ली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करता हूं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजरें भारत के कैपिटल पे होती हैं। तो कैपिटल में अगर प्रोटेस्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ले लेता है, क्योंकि वो नेचुरल सी बात है। सारी विदेशी मीडिया यहाँ पे हेडक्वार्टर है, सारी एम्बेसीज यहाँ पे हेडक्वार्टर हैं, सारी रिपोर्ट यहाँ से भेजना बहुत ईजी होती है, सारी जो फंडिंग होती है वो लोग दिल्ली में ही लैंड करते हैं। तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि लोग कितने अवेयर हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा जवाब था इसका कि यूएस एड, जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर देश में जाते थे,
प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर करने के लिए अलग अलग कैटेगरी थी, मॉस्किटो रिसर्च के लिए, बफलो रिसर्च के लिए, अजीब अजीब कैटेगरी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते थे, जो बेसिकली सैलरी या इकोसिस्टम बनता था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, पर अमित शाह ने उससे पहले ही एक इलाज कर लिया था। अमित शाह की एक ब्यूटी है कि वो बहुत जल्दी लकूना, गैप, कोई कमी हो सिस्टम में, उसको भरते हैं। तो एनजीओस की फंडिंग, जो पूरा उन्होंने एनजीओ की फंडिंग के ऊपर एफसीआरए, फॉरेन जो फंडिंग आती है, नियम चेंज किए थे, जिसमें आप कितनी सैलरीज बांट सकते हैं, कितना परसेंटेज जो फंडिंग आ रही है उसको सैलरी के रूप में बांट सकते हैं, वो पे उन्होंने नकेल कस दी थी। तो उससे भी असर हुआ। तो एक तो फंडिंग नहीं रही, इसका मतलब ये साफ दिखाता है कि कितनी जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं और कितनी फंडेड प्रोटेस्ट होती हैं। दिल्ली में नहीं हुई। दूसरा, ऑब्वियसली दिल्ली में सरकार बदल गई है, तो वो सरकार नहीं है जो प्रोटेस्ट को अलाउ, प्रोटेस्ट से खुश होती है, प्रोटेस्ट से राजनीतिक लाभ होता है। अब वो सरकार है जो कहती है लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में नहीं तोड़ने देंगे। तो जो ये स्ट्रीट वीटो वाला कॉन्सेप्ट है वो तो सक्सेसफुली हैंडल हो गया। पर जो दूसरा है, जो संवैधानिक हक है, सुप्रीम कोर्ट जाके किसी पिटीशन को चैलेंज करने, किसी लॉ को चैलेंज करने का, पिटीशन डालने का। और आप देखिए बीबीसी कैसे रिपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम लैंड के ऊपर। भाई साहब, हिंदुस्तान है ये, भारत में किसी लैंड को आप मुस्लिम लैंड, हिंदू लैंड नहीं कह सकते। ये जो भाषा थी ना अंग्रेजों की, ये वो थी जिसने पाकिस्तान के समय उस बात को कि लैंड ही अलग है किया था। ये सारा भारत के अंदर का लैंड है। कोर्ट साबित करता है किस पार्टी को लैंड कोई भी हो बिलोंग करता है, दो भाइयों के अंदर भी किस भाई का लैंड है कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, बीबीसी के आर्टिकल में, अल जजीरा के आर्टिकल में, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में, ये जानबूझ के होते हैं कि ऐसे साबित किया जाए कि मुस्लिम लैंड ले रहा है। यही सीए के टाइम पे हुआ था, एक भी इंडियन मुस्लिम की नागरिकता उससे नहीं जाती, पर किस तरह भ्रम फैलाया गया था। फैलाने में एक्सपर्ट हैं लोग। और फिर उसके बाद जो मैंने बोला, लोगों को उकसाते हैं, फिर फंडिंग आती है। पर वो वाला एंगल अमित शाह हैंडल कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कोर्ट में क्या होता है, अब इस लॉ में कई फंडामेंटल चेंजेस, और मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी चेंजेस हैं। क्या वक्फ बाय यूजर, क्या ये कॉन्सेप्ट है? हमने बोला हम यूज कर रहे थे इसलिए जमीन हमारी होगी। अरे भैया, जमीन कागज दिखा के होती है। क्या किसी देश में प्रॉपर्टी लॉ हो सकता है कि मैंने इमेजिन किया और जमीन मेरी होगी? डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत खुश हो जाए ऐसे, पूरा ग्रीनलैंड ही कैप्चर कर ले। आपको पता है ना, ग्रीनलैंड एक सेपरेट कंट्री के अंडर आता है, तो वो वहां पे कह रहे हैं नहीं, ग्रीनलैंड हमें लेना है। और यूएस का इतिहास रहा है, उन्होंने रशिया से बहुत लैंड लिया था, फ्रांस से बहुत लैंड लिया था, तो वो बोलते हैं हमारा लैंड है। वक्त इफेक्टिवली बाय यूजर यही कॉन्सेप्ट है। अमेरिका की जहाँ पे नेवल बेस है, जहाँ पे एयरफोर्स बेस है, बोलेंगे अरे हम तो यूज कर रहे थे तो हमारा हो गया। और क्या आप यूज भी कर रहे थे, या रातों रात आप वहां पे आ गए थे और अब कह रहे हैं कि हम 10 साल से 50 साल से यूज कर रहे थे? वो सब साबित कैसे होगा? वक्फ एक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा था उसके अंडर कोर्ट्स के पास तो पावर ही नहीं थी, आप सिविल कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। तो आपने ही डिसाइड किया जमीन मेरी। आपके पास ही पावर थी स्टेट मशीनरी को यूज करने की, आपके पास ही पावर थी डिक्लेयर करने की। कोई एक विरला हाई कोर्ट जा पाए, वो आपको पता है कितना मुश्किल है, कितना महंगा होता है। तो 10 में से 9 केसेस तो आप ऐसे ही जीत जाते थे, आप अपनी मनमर्जी कर लेते। और कितने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स आए हैं, दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टियां, और कई बारी सरकारें बहुत खुश होती हैं आपको देने में, सरकारें ऑब्जेक्शन भी नहीं करती। 123 प्रॉपर्टियां जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक्वायर की थी, ब्रिटिशर्स ने कॉम्पनसेशन दे चुके थे, वो भी वापस दिया जा रहा था वक्फ को। वो तो कोर्ट में जाके मैटर गया, स्टे हुआ, उसके बाद भी चुनाव से पहले सरकार कोशिश करती थी कि दे दिया जाए। प्राइम लुटेंस जो कहते हैं उसके अंदर की प्रॉपर्टी, दिल्ली के अंदर ये हाल है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या होता था। आपकी इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। तो अब ये लॉ क्या कह रहा है, जो अमित शाह ने भी कहा कि भैया कोर्ट क्यों नहीं हर डिसीजन को एग्जामिन करे? कोर्ट का हक है। आपको पता है जुडिशियल रिव्यू, कि कोर्ट हर डिसीजन को एग्जामिन करे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। पर इस केस में आप नहीं चाहते थे। वो क्यों नहीं चाहते थे? क्या रीजन था? कोर्ट फैसला करे, हाँ जिसकी जमीन है
दे दे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट फैसला पर करेगा डॉक्यूमेंट्स पे, एविडेंस पे। पर अगर आपको डॉक्यूमेंट से ही प्रॉब्लम हो तो आप चाहेंगे कि कोर्ट ना देखे। पर भारत का कानून तो यही है, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। आपको पता है भारत सरकार भी, मैं बहुत टीवी स्टूडियो जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि टीवी स्टूडियो में आप जिसमें भी बैठे हो, अगर भारत सरकार चाहती है कि वो टीवी स्टूडियो भारत सरकार का है, ऐसा बोलती है, तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है मन मर्जी से कर दे। उनको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद वो कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि भैया 4 अफसर आए, आपका हाथ पैर बांधा, आपको उठा के घर से बाहर फेंक दिया। उनको भी कोर्ट जाना पड़ता है। आपको भी राइट होता है, आप कोर्ट जाके, जब भारत सरकार नोटिस देती है कि हमारी प्रॉपर्टी है खाली करो, आप उस पर स्टे ले आए। पूरी कोर्ट बैठे होती है भारत सरकार के भी। भारत सरकार अगर लैंड एक्वायर करती है तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। कई जगहों पे तो कॉम्पनसेशन लोग लेके खुश होते हैं क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से भी बेटर हो जाता है। जितना अगर बेचने की कोशिश करें उससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। ये पावर भारत सरकार के पास नहीं थी, जो वक्फ ने अपने आप को दी हुई थी। पर अब मामला कोर्ट जा रहा है, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में ये सारी पिटीशनें इस हफ्ते मुझे लगता है जल्दी ही मेंशनिंग होगी, जल्द ही आएंगी। बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि इतने सारे संवैधानिक उन्होंने बोल दिए उल्लंघन है इस लॉ के अंदर। तो क्या एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनेगी, नॉर्मल इन द सेंस डिवीजन बेंच जिस तरह होती है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाएगा, या कोई स्पेशल बेंच लग सकती है 7 जजेस की, 9 जजेस की, नहीं पता। वो तो जब मैटर सुनवाई पे आएगा तभी उसके अंदर आएंगे। सरकार भी आके अपना पक्ष रखेगी। पर पहली लड़ाई ये होगी कोर्ट के अंदर कि क्या इस लॉ पे स्टे मिलता है। जब भी कोई नया लॉ आता है तो पिटिशनर कोशिश करता है कि इमीडिएटली स्टे मिल जाए, पर उसके अंदर कानून, पार्लियामेंट का ड्यूली पास्ड एक्ट, बहुत रेयर, बहुत एक्सेप्शनल है कि स्टे मिले, कि हाँ रुक जाओ, जब तक हम केस सुनते हैं ये कानून को रोक दिया जाए। बहुत रेयर है, बहुत एक्सेप्शनल है। अब पार्लियामेंट के पास होने के बाद उसकी एक लेजिटिमेसी है क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल है। वंस द विल ऑफ द पीपल हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय अ लॉ, तो उसके चैलेंजेस के ग्राउंड बहुत लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि अरे कुछ भी चैलेंज कर दो। तो वो अब कोर्ट जा रहा है और उस पे पूरी पिटीशन जब सामने आएंगी, क्या क्या प्रेयर्स हैं सामने आएंगी, तो एक विस्तार से आपके साथ वीडियो बना के डिस्कशन करूंगा कि कोर्ट के अंदर क्या होने जा रहा है। फिलहाल के लिए आप ये मानिए कि एक महत्वपूर्ण स्टेज सरकार ने पार की है। दूसरी स्टेज भी, जो इलीगल स्टेज होती है कि सड़क पे क्या होता है, वो भी सरकार ने बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करी है। और ये जरूरी था हैंडल करना, क्योंकि दिल्ली में जो हुआ वो दिल्ली के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए था। तीसरी स्टेज है एक लीगल चैलेंज का। वो जब डलेगा, मेरे व्यू में ये लॉ कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे व्यू में तो जो एग्जिस्टिंग एक्ट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके अगेंस्ट पिटीशंस डली हुई थी। कैसे जुडिशियल रिव्यू नहीं था, किस तरह स्टेट की मशीनरी यूज हो रही थी, क्या है ये कॉन्सेप्ट वक्फ बाय यूजर, वो सारी बातें थी। पर अब तो वो लॉ पार्लियामेंट ने, और सही है, मैं हमेशा कहता हूं पार्लियामेंट ही अगर लॉ को अमेंड करे, रिपील करे, वो बेटर रहता है रादर देन कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज करते रहें। पर ये अब शू इज ऑन द अदर फुट। पहले जो लॉ को, वक्फ एक्ट को चैलेंज कर रहे थे, वो इस अमेंडमेंट के फेवर में है। और जो पहले कह रहे थे आप ठीक है, वो अब कोर्ट चैलेंज करने जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। मेरे ओपिनियन में तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो और होना चाहिए, इस लॉ के अंदर और चेंजेस आनी चाहिए, जो मुझे लगता है हो सकता है 1-2 साल बाद एनडीए सरकार, बीजेपी लेड एनडीए चेंजेस लाए। क्योंकि कौन सोच सकता था आर्टिकल 370 जो कहने को टेम्पररी था पर परमानेंट बना दिया गया था, और उस पर कोर्ट की कितनी आप जजमेंट वो पढ़े, उसके पैराग्राफ्स पढ़े आप, वो एक ब्यूटीफुल जजमेंट है कोर्ट की, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं। वैसे ही अब ये जब चैलेंज होगा तो हेयरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस पर, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इसमें डिसाइड होंगे। और एक जो लोग चैलेंज कर रहे हैं उनके लिए रिस्क है, क्योंकि वो अब इंटरप्रेट करना चाहेंगे बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कोर्ट ने इंटरप्रेट किए तो कई बारी आपके अगेंस्ट
और बहुत सारे मैटर्स में वो जा सकता है, बहुत सारे और मैटर्स में भी वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। सो लीगली आने वाला समय, हफ्ता 2 हफ्ता महीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो जो कोर्ट में होगा ज़रूर डिस्कस करेंगे। भारत माता की जय।